एंगुलर मोमेंटम। देखो जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। पूरी बात तो मैंने बोली नहीं, पता आपको। ऐसे एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस is given by the moment of linear momentum of the particle about that axis. यानी angular momentum is equal to moment of linear momentum, and you know that moment of linear momentum का मतलब है linear momentum into perpendicular distance between axis of rotation and particle और axis of rotation के बीच का perpendicular distance। ये मैंने फिगर बनाई, एक पार्टिकल क्यों लिया और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आर है, ये आगे बढ़ा दिया मैंने। ये इसका लीनियर मोमेंटम पी है, आर की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये तो एंगुलर मोमेंटम की लाइन हो गई, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल के अदर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। डन। तो जो एल होगा वो एल इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना हम लोगों ने, तो पी इंटू डी हो जाएगा। तो लिखा मैंने यहाँ पर, आप चेक करो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एल इज इक्वल टू पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और डी को हो जाएगा आर साइन थीटा। सेम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स में लिया था, तो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर क्रॉस पी। बाकी यूनिट लिखोगे, देखो केजी मीटर पर सेकंड और मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसमें सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये यूनिट जूल को रिप्रेजेंट करती है, ये जूल सेकंड में लिखा जाता है। डायरेक्शन फिर वही बात आएगी जैसे मैंने टॉप में बताया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड पी बोथ, और अगर आर और पी की डायरेक्शन मालूम होगा तो राइट हैंड थंब रूल्स की डायरेक्शन निकाल देगा। डन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, आपको मालूम है टॉर्क आर क्रॉस एफ है और एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी है, अच्छे से मालूम है आपको, ठीक है ना। अब अगर मैं एल वाले रिलेशन को लेके चलूँ तो डी एल बाई डी टी अगर मैं करूँ डिफ्रेंशिएट करूँ डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, यहाँ प्रोडक्ट का रूल लगा रहा हूँ मैं। एक बार मैंने आर को कांस्टेंट करके पी को डिफ्रेंशिएट किया, एक बार आर का डिफ्रेंशिएट किया, पी को कांस्टेंट कर दिया। डी पी बाई डी टी चाहो तो डायरेक्ट एफ लिख दो, नहीं तो उसको एम वी लिख दो, और डी आर बाई डी टी को वी लिख दो। इसमें ना एम वी में एम तो अलग रहेगा, डी वी बाई डी टी को ए लिख देंगे, ये लिखा मैंने आगे। आर क्रॉस एम इंटू ए, है ना, दिख रहा है आप लोगों को सबको, आर क्रॉस एम इंटू ए, और ये वी क्रॉस एम इंटू बी। अब एम इंटू ए को एफ लिख देंगे। अच्छा, ये एम बाहर निकाल दो, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी आपको मालूम है जीरो है, क्रॉस में सेम क्वांटिटी का जीरो होता है, तो आर क्रॉस एफ तो है, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टॉप, और ये सेम बिल्कुल वही डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ आ गया। लीनियर मोशन में एफ होता था, टॉर्क है, लीनियर मोशन में पी होता था, यहाँ एल है। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग नया टॉपिक है। अब जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पर है, डी टी टाइम में वो यहाँ पहुँच गया, इसका पोजीशन था आर, यहाँ पर हो गया आर प्लस डी आर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर। इसको लेकर ना मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, देख रहे हैं, पैरेललोग्राम बना दिया। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, यानी आर क्रॉस डी आर का हाफ। ये सब वही लिखा हुआ यहाँ पर, ये सब वही लिखा। कंसिडर पार्टिकल पोजीशन पी, इट्स पोजीशन वेक्टर आर है, टाइम डी टी में क्यू पर पहुँचा, आर प्लस डी आर, तो पी क्यू डी आर हो गया, सब कुछ वही है ना। यहाँ से देखिए आप, अब स्पीड अगर हम पार्टिकल की भी एज्यूम कर लें तो डी आर इक्वल टू वी डी टी, और वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दिया, डी आर बाई डी टी वी बन गया, यहाँ सीखा हम लोगों ने। ये डी ए बाई डी टी, वी को लिख देंगे पी बाई एम, क्योंकि पी एम भी होता है। एल क्रॉस पी हो गया एल, आर क्रॉस पी सॉरी, एम यहाँ आ गया, है ना, सब पता हम लोग को। अब एल इजी को निकालेंगे, टू एम यहाँ ले आएगा। अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूँ यानी मैग्नीट्यूड लिखूँ तो ऐसे लिख देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम जो प्रोडक्ट है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एरियल वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स एरियल वेलोसिटी। डन। इसके बाद एक चीज़ सुनो, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहली बात तो जान लो, चाहे वो स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो, तीनों केसेस में वो इक्विलिब्रियम में है।
यानी नेट फोर्स और नेट टावर जीरो है। गलती से ये नहीं कहना इसमें नेट फोर्स जीरो होता होगा, नेट टावर जीरो होता होगा, यहाँ नहीं होता, गलत, तीनों इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इस इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन द बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें, छोड़ें, फिर वापस वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाए। जैसे कोई बकेट है, बकेट को आप जरा सा डिस्प्लेस करोगे, छोड़ोगे, वापस आ जाता है। स्टेबल, अनस्टेबल में क्या होगा, वापस नहीं आएगी। जैसे कोई पेन है, उसको आपने इक्विलिब्रियम में कर दिया, वर्टिकली स्टैंड कर लिया, हल्का सा हिलाओ गिर जाएगा नीचे। इक्विलिब्रियम तो था वो, लेकिन वो अनस्टेबल था। और न्यूट्रल में क्या, जैसे बॉल है, आप बॉल को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करो, वो यहाँ जाएगी, यहाँ भी इक्विलिब्रियम था, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, और वापस आने की कोशिश ही नहीं कर रही वो, ऐसे न्यूट्रल होता है। When the body is slightly displaced from equilibrium position and gains new position of same orientation, in which it is again in equilibrium, तो इसको न्यूट्रल नाम कर दिया। डन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो इनर्शिया है बिल्कुल सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब था कि बॉडी की जो टेंडेंसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है उसी स्टेट में रहने की जिस स्टेट में वो है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ना मोमेंट वर्ड लगती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, है ना। अगर वो रोटेशन में है तो रोटेशन में रहने की टेंडेंसी है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है। अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये तो हो गई फिजिक्स। इसका मतलब हुआ कि जिस बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी किस बात का, अगर रुकी हुई है तो चलने का अपोज करेगी, और अगर घूम रही है तो रुकने का अपोज करेगी। कौन ज़्यादा करेगी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अब इसे कैलकुलेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट। सम करना किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ किसका, मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी अगर एक बॉडी के अंदर 10 पार्टिकल है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इसमें m1 m2 m3 क्या हुए, पार्टिकल्स के मासेस हुए, और r1 r2 r3 क्या हो गया, वो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हो गए, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। फिगर देखो आप, इस फिगर में देखो r1 r2 r3 rn है ना, ये सब पार्टिकल्स हैं जिनका डिस्टेंस है ये सब, और ये उसकी एक्सिस है, ये बॉडी है पूरी। अगर मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहा हूँ तो देखो क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये लिखते चलेगा। ये सारे जुड़ेंगे, वेक्टर्स हम नहीं बोलेंगे, सम बोल देंगे आराम से, आई हो गया। और उसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एम आई आर आई स्क्वेयर आई इक्वल टू 1 to 1 रखोगे, m1 r1 2 रखोगे, m2 r2 और n रखोगे, ये लास्ट यूनिट आपको दिख रही है kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ml स्क्वायर। अभी डिपेंड किस किस बात पे करेगा, तो डिपेंड करेगा ये शेप पर डिपेंड करेगा, साइज़ पर डिपेंड करेगा। शेप से मतलब सिलिंड्रिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, कैसा है। अब स्फेरिकली बॉडी है, एक छोटा स्फीयर है, एक बड़ा स्फीयर है, साइज़ कैसा है। मास ऑफ बॉडी, क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो पार्टिकल के मासेस ज़्यादा होंगे, यहाँ वैल्यू रखी जाएगी तो आई बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर या पास है। अगर वो दूर है तो ऑब्वियस आर ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और अगर पास है तो आर कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। एंड पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको समझ लो। पोजीशन का मतलब है एक्सिस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ है, उस पोजीशन पर डिपेंड करेगा, है ना। पोजीशन बदलोगे एक्सिस की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये है, आपने कहा सर ये एक्सिस है, ऐसे घूम रही है, ठीक, आपने कहा नहीं सर ये एक्सिस ऐसे घूम रहा है, नहीं जी ये एक्सिस ऐसे घूम रहा है। तीनों केस में एम आई अलग अलग आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान रखें। और ओरिएंटेशन कैसा है कि आपने कहा सर एक्सिस ऐसे है, बिल्कुल ठीक, ये पार्टिकल आपका ऐसे घूमने लग गया, आपने कहा नहीं सर ऐसे। अब आप देखो एक्सिस की जगह कोई बदल रहे हैं हम, लेकिन ओरिएंटेशन बदल रहे हैं, फिर बदल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ वो बात लिखी है मैंने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 व्हील्स I1 I2, और I1 थोड़ा सा ज़्यादा I2 से। फाइंड इफ दे आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर स्पीड अबाउट देन विच वन स्टॉप लेटर ऑन अप्लाइंग सेम टॉर्क। तो घूम रहे हैं दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से, उन्हें रोकने के लिए टॉर्क लगा रहे हैं, कौन बाद में रुकेगा, तो ऑब्वियसली जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, I1 ग्रेटर देन I2 है, विच मीन्स इट विल अपोज मोर देन सेकेंड ऑब्जेक्ट, सो फर्स्ट वन स्टॉप्स लेटर। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सेम बिल्कुल, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निकालना परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट और पासिंग थ्रू 1 एटम। तो ये दिया हुआ आपको इंटरएटॉमिक स्पेस दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है,
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ये टोटल डिस्टेंस 1.2 है, एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है तो 0.6 0.6। अब इसमें ध्यान ये रखना, देखो जैसे आई है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर करोगे तो m1 इसका मास हो गया, r1 ये हो गया, m2 इसका मास हो गया, r1 ये होगा। बाय द वे सेम है, लेकिन ये r ना दूसरी साइड चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, तो इसे माइनस में लिखना है। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा। और अब एटम के उसमें निकालोगे तो एटम यहाँ पर है, तो m1 r1 में r1 0 हो जाएगा और m2 r2 में r2 1.2 हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर